नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो सरकार द्वारा लाया जाने वाला है उसके संबंध में है कि कैसे ये ट्रेड यूनियंस पे प्रभाव डालता है। उसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये कंसेंट और मैरिज के संबंध में है कि कैसे कानून का कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है। ये और इससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं हम उन सब के बारे में इस आर्टिकल में एक चर्चा करेंगे। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। आज का एमसीक्यू ये है कि आरसीईपी इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किस लिए स्टैंड करता है। रिसेंटली न्यूज़ में हमें इसके बारे में सुनने को मिला, तो बहुत ज़रूरी होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या है इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए है रेसिप्रोकल कोऑपरेशन इन ईस्ट एशियन पार्टनर्स। ऑप्शन बी है रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ऑप्शन सी है रूरल कमिटी फॉर इकोनॉमिक प्लान। या ऑप्शन डी रिवर्स क्लीन एनर्जी प्लान। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके अलावा आज का वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। वह यह है कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने में ट्रेड यूनियनों द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा करें। नए श्रम कानूनों ने उन्हें कैसे प्रभावित किया है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा आर्टिकल है ट्रेड यूनियनों की क्या स्थिति होने वाली है नए कानून के आने से, उसके बारे में राइटर ने बताया है। तो समाचार में कैसे आया, समाचार में हाल ही में हमारा लेबर जो न्यू लेबर लॉस लाए जा रहे हैं ये 4 कोड के फॉर्म में लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कोड है कोड फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन को तय करता है, उनमें कोई डिस्प्यूट ना हो उसका ध्यान रखता है, इसलिए ये कोड को लाया जा रहा है। तो पिछले जितने भी कोड है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इन सबको कंपाइल करके ये एक कोड बनाया जाएगा। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि कहीं ना कहीं ये जो नया कानून आ रहा है ये ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के अधिकार है जो उनको ट्रेड यूनियनों के द्वारा मिलते हैं उन अधिकारों को ये कमज़ोर करेगा। ट्रेड यूनियन की शक्तियों को ये नलीफाई करेगा, कमज़ोर करेगा। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं हम ट्रेड यूनियन का क्या है। ये सारी बात शुरू होती है 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में पहली बार ट्रेड यूनियन करके एक कंसेप्ट आया हमारे सामने, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ पूरे वर्ल्ड में एक वर्कर क्लास बनी, एक वर्कर्स पूरी वर्कर क्लास बनी जिनके कई जगहों पे शोषण होता देखा गया। तो यही वर्कर्स ने मिलके एक संगठित होने का और अपनी लड़ाई लड़ने का तय करा। तो उसी के बाद में 19वीं शताब्दी में ट्रेड यूनियन जैसा कंसेप्ट हमारे दुनिया में आया। उसके बाद में ये ट्रेड यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सेल्फ मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वर्कर्स के द्वारा चलाया जाता है। ये मदद करता है कि जो एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, जो मालिक जो फैक्ट्री मालिक शोषण कर रहा है उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा पाए। उसके साथ में जो अनफेयर और इलीगल प्रैक्टिस होती है खासकर जो वर्कर्स के अगेंस्ट होती है, तो उस लिए भी एक कलेक्टिव वॉइस उठाई जाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि काफ़ी अच्छे इसने परिणाम शो करे हैं। जैसे वेजेस की बात हो, जो इन्हें भत्ता मिलता है, जो भी इनको सैलरी मिलती है, जो भी इनको कामगारी मिलती है, उस बहुत जगह पे ये देखा गया था कि बहुत कम दी जाती है। जो मालिक है फैक्ट्री का बहुत कम देता था, इससे एक प्रकार का ये शोषण ही हुआ। तो ये इन वर्कर्स के द्वारा आंदोलन चलाया गया, ये ट्रेड यूनियन ने आंदोलन चलाया। उसके बाद में बेटर वेजेस हमको देखने को मिली। उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमें फैक्ट्री में कई वर्करों की जान चली जाती है। वैसे आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है, पर पहले इसका नंबर्स बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियनों ने इतिहास में हमको ऐसा मिलता है कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। उसके बाद में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो आज जाकर ऐसी हुई है। उसके साथ में सेफ और सिक्योर वर्क प्लेस का भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट इन ट्रेड यूनियंस के संघर्षों से आता हुआ दिखा है कई बार। उसके अलावा 1926 में ये वो दौर था तब ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ और यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है
ये एक लीगल कंसेप्ट बन के सामने आया। यहाँ पर ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी मैकेनिज्म बनाया गया, उनके अधिकार तय किए गए, उनकी ड्यूटीज तय की गई। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया जहाँ पर कैसे इनकी पूरे फंक्शनिंग कैसे गवर्न होंगी ये बताया गया। उसके साथ में इनको कुछ अधिकार दिए गए, जैसे इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होती है वहाँ उसके अगेंस्ट इनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है, खासकर जो ट्रेड यूनियन के मेंबर है और उसके साथ में जो उनके ऑफिस बियरर है उन्हें भी। उसके साथ में लीगल रिकॉग्नाइजेशन वाज गिवन टू एक्शन बेस्ड ऑन कलेक्टिव डिसीजंस। तो यहाँ पर एक सुविधा मिली हुई है कि जितने भी वर्कर्स हैं सबके अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो ट्रेड यूनियन उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी वॉइस को एक जगह पे एकत्रित करता है और उसे एक प्रॉपर फॉर्म में फैक्ट्री जो मालिक है उस तक ले जाता है, या जो भी इनका एम्प्लॉय है वहाँ तक जो इनका एम्प्लॉयर है वहाँ तक ले जाता है। तो यहाँ पर इनकी आवाज़ को, इनके कलेक्टिव डिसीजन को एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिला ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा। उसके साथ में कुछ ऐसी कंडीशंस भी है जहाँ पर ट्रेड यूनियन जो है उसका डी रजिस्ट्रेशन हो सकता है अंडर दिस एक्ट, पर ये काफ़ी एक पर्टिकुलर आपको ऐसे सेक्शंस दिए हुए, आपको ऐसा गतिविधियां दी है, केवल उन्हीं गतिविधियों में इसका डी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर इंटरनल फंक्शनरी इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उस कंडीशन में। उसके बाद में भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद में कई बार बात की गई कि लेबर रिफॉर्म्स लाए जाए, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आए हुए। उसके बाद में जब NDA 1 की गवर्नमेंट थी 1999 में, उस टाइम पे सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन, एक जो बड़ा बदलाव लाने की बात की गई, ये सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन में था। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी इस लेबर कमीशन ने वो 2002 में दी, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। इस विरोध के पीछे एक कारण ये मिला है कि यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन, जो ट्रेड यूनियंस थी उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम था इस नेशनल लेबर कमीशन में। इसके द्वारा भी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला, और जितने भी देश के ट्रेड यूनियंस हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस हैं, इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन को बिल्कुल सरे से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में अभी जो हमारा नया एक्ट आने वाला है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, उसके संबंध में कि ये क्या प्रभाव डालेगा ट्रेड यूनियन पे, वो जान लेते हैं। तो अ ट्रेड यूनियन कैन बी डी रजिस्टर्ड फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ अनस्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द कोड। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन आपने दिया है तो उस वहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ कुछ कानून होना चाहिए। तो जैसे हमने 1926 में देखा कि जब ट्रेड यूनियन एक्ट आया उस वक्त कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजन है, उसके अंतर्गत ही डी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन ये जो नया कोड आ रहा है इसमें अनस्पेसिफाइड प्रोविजन से ऐसा क्लियरली कहाँ नहीं दिया गया है कि कहाँ कहाँ डी रजिस्ट्रेशन होगा और कहाँ पे आपके पास में कुछ और रेमेडी रहेगी। तो ये सबसे ज़्यादा एक बुरी चीज़ है इस नए लेबर कोड में, राइटर ये बताते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो एम्प्लॉयर की तरफ ज़्यादा हो जाता है, राइटर ये बताते हैं। उसके साथ में ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को भी वॉयलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच का जो एक बैलेंस है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। इससे ऑब्वियसली जो इक्वालिटी का जो समानता की एक सिद्धांत है हमारे संविधान में, उसका ये वॉयलेशन है। और जो लेबर कानून है, जो लेबर लॉज है, ये कहीं ना कहीं लेबर वेलफेयर के लिए लाए गए हैं। तो हमेशा से ये माना जाता है कि थोड़े से अगर ये लेबर के टूवर्ड टिल्टेड भी हो तो उसमें कुछ खराबी नहीं है, लेकिन ये जो नया कोड आ रहा है, राइटर बताते हैं, ये तो उलट एम्प्लॉयर की तरफ बैलेंस शिफ्ट करता है। उसके साथ में इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। एक इम्प्लीकेशन तो ये है कि ट्रेड यूनियन कैन नो लॉन्गर रिप्रेजेंट इट्स मेंबर। तो उसके जो भी मेंबर है उनको वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, खासकर हमारे न्यायालयों में, हमारे कोर्ट में कहीं पे भी लीगल रिप्रेजेंटेशन उनके मेंबर्स का वो नहीं कर सकती हो। इसके कारण हो ये सकता है कि जैसे एक ट्रेड यूनियन है उसमें 1000 वर्कर्स है, तो इनकी आवाज़ एक जगह लाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था ट्रेड यूनियन, लेकिन अब ये जब इतने स्कैटर्ड हो गए तो अनऑर्गेनाइज्ड वे में जब काम करते हैं तो वो इतने अच्छी तरीके से नहीं होता है और वो इतनी इफेक्टिव आवाज़ नहीं बन जाता। तो इससे एक जो बुरी चीज़ है वो ये हो सकती है। उसके अलावा एनी कलेक्टिव डिसीजन बाय मेंबर्स इलेक्टेड ऑफिसर्स कैन बी ट्रीटेड एज इलीगल। जैसे कोर्ट में इनकी आवाज़ नहीं रख सकता है ट्रेड यूनियन, तो अब इससे होगा ये कि कलेक्टिव अगर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं तो उसको इलीगल माना जाएगा। जो इलेक्टेड ऑफिसर है या जो मेंबर एक कलेक्टिव डिसीजन लेकर आते हैं और कोर्ट के सामने जाते हैं तो उसे एक हम सीधे रूप से अगर वो डी रजिस्टर्ड है तो वो
इलीगल हो जाएगा। उसके साथ में जैसे हमने डिस्कस करा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए इनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि यहाँ पर आप फैक्ट्री का बुरा नहीं चाह रहे, आप वर्कर के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसका कोई लीगल बैकिंग होगा ही नहीं, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस काफ़ी इनके ऊपर बन सकते हैं, ऑफिस बियरर हो या मेंबर्स हो इस ट्रेड यूनियन के। तो इससे भी जो लेबर के जो राइट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके साथ में वर्कर्स माइट बी फोर्स्ड टू क्रिएट एक्स्ट्रा लीगल फॉर्मेशन। तो अब ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा लीगल फॉर्मेशंस करने की आवश्यकता पड़े। उससे होगा ये कि स्ट्रगल कमिटीज एंड वर्कर फ्रंट्स, तो स्ट्रगल कमिटी उभर के आ सकती है, वर्कर फ्रंट्स उभर के आ सकते हैं, और यहाँ पे पुश एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आउट। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आपका एक मैकेनिज्म बना हुआ है, तो यहाँ पे लीबर्स की आवाज़ उससे बाहर चली जाएंगी। तो ये मैकेनिज्म अपने आप में कैसे काम कर सकते हैं, ये भी एक सवाल उठा है राइटर ने। उसके साथ में ये क्लास डिसेंट को, जो वर्किंग क्लास की जो डिसेंट है उसको क्रिमिनलाइज करता है, उसको आपराधिक बनाता है, उनकी आवाज़ को ये आपराधिक बनाता है। इसलिए भी ये लेबर कोड जो नया आ रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंध में, ये इतना अच्छा नहीं है और ये वर्कर्स के राइट को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो चलिए, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये कंसेंट और मैरिज के बारे में है। ये सहमति और विवाह के बारे में है कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो हाल ही में अगर हम देखें तो कई राज्यों ने बात करी है कि वो जो रिलीजियस लव जिहाद और जो इंटर रिलीजियस मैरिज रहेंगे, इंटर रिलीजियस कन्वर्शन रहेंगे, उसके अगेंस्ट में लॉ लाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे लव जिहाद की बात की जाती है तो इसका कोई भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। इवन स्टडीज के द्वारा भी ये अभी तक ऐसा साबित नहीं हो पाया है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर इंडिया में हम देखें तो इंटर रिलीजियस अगर मैरिज भी देखें तो ये केवल 3% होती है और इंटर कास्ट जो मैरिज है वो केवल 5 से 6% के आसपास ही होती है। उसके बाद में भी कन्वर्जन्स जो है सिर्फ जो शादी के लिए करे गए हैं वो उनके भी नंबर्स कितने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो हम थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्प्रूडेंस देख लेते हैं कि इसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस क्या रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत फेमस केस है, एक लिली थॉमस जो 2000 में हुआ है, उसके अलावा सरला मुद्गल जो केस है जो 1995 में हुआ है, 1995 में हुआ है। तो यहाँ पर जो दोनों केसेस में कॉमन चीज़ें थी वो ये थी कि सेकेंड मैरिज ऑफ अ हिंदू हस्बैंड आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम नॉट वैलिड अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC, जो कि है बाइगेमी के लिए। तो इन दोनों केसेस में ये देखा गया था कि जो हस्बैंड था वो बाय बर्थ हिंदू था, या शादी के वक्त जब उसकी पहली शादी हुई वो हिंदू था, उसके बाद पहली शादी होने के बाद में वो इस्लाम में कन्वर्जन कर लेता है, वो मुस्लिम बन जाता है। अब मुस्लिम में जैसे आपको पता है कि यहाँ पर पॉलीगेमी अलाउड है, एक से ज़्यादा आपकी वाइफ हो सकती है। तो इसी लैकुना का फ़ायदा उठाते हुए हिंदू में पहली एक शादी करी, हिंदू रिलीजन में होते हुए फिर कन्वर्जन किया, इस्लाम एम्ब्रेस करा, उसके बाद में दूसरी या तीसरी शादी करी। तो यहाँ पे कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो कोर्ट ने बोला कि सिर्फ शादी के लिए अगर आप कन्वर्जन करते हो तो आप अंडर 494 ऑफ IPC चार्ज किए जाओगे, जो कि बाइगेमी के लिए एक ऑफेंस है। तो उसके अलावा हिंदू मैरिज कैन नॉट बी टर्मिनेट बाय वन स्पाउस कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन। तो यहाँ पर जो आपका हिंदू मैरिज है उसके अंडर आपकी केवल एक ही शादी अलाउड थी और यहाँ पर आपने कन्वर्जन कर लिया, और इसका ये बिल्कुल नहीं मतलब हुआ कि आपकी मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो गई, वो डिसॉल्व हो गई। तो केवल अगर एक ही पार्टनर कन्वर्ट करता है तो यहाँ पर मैरिज नहीं टर्मिनेट होती है। उसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हमारे लिए जानने ज़रूरी है। तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे हमको राइट्स मिले हुए हैं, उन्हीं में से एक राइट है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो हमारी जो चॉइस का पर्सन है उससे हमको शादी करने की पूर्ण आज़ादी है। तो ये अधिकार हमको आर्टिकल 21 देता है। उसके अलावा जो आर्टिकल 25 है ये हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी स्वतंत्रता है। अगर आप चाहे तो आप कोई भी धर्म को नहीं मानना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए। उसके अलावा वन राइट कैन नॉट इनवैलिडेट अदर। तो एक जो आपके पास में राइट मिला है वो दूसरी राइट को इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं। तो मियर स्टेटमेंट ऑफ टू कंसेंटिंग एडल्ट अबाउट देयर एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशंस इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं उनमें से अगर एक भी ये कहता है
कि टू कंसर्निंग एंड अबाउट देयर एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशंस, अगर वो उनमें से एक भी अगर ये बोलते हैं कि आपका दोनों कंसेंटिंग जो एडल्ट्स है उनमें से अगर मेयर कंसेंट देते हैं ये कि आपका मैट्रिमोनियल रिलेशन है, तो ये एग्जिस्टेंस, ये एक सबूत सफिशिएंट होता है। उसके अलावा कंटेम्पलेटिंग लॉ टू रेगुलेट मैट्रिमोनियल रिलेशन वुड बी against constitutional guarantees and often the very notion of individuality and basic freedom। तो अगर आप अपने हिसाब से कानूनों को मरोड़ना चाहोगे तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्पलेटिंग जो लॉ की एक्टिविटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के अगेंस्ट में जाता है। उसके अलावा ये नोशन ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है, जो व्यक्तित्व है उसकी जो अवधारणा है और जो बेसिक फ्रीडम्स दी हुई है हमको, जो बेसिक आज़ादी दी है, ये उसके नोशन के भी अगेंस्ट जाता है। तो चलिए हमारा न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण आज के समाचार है। उनमें से जो पहला समाचार है ये है हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है लेबर्स के संबंध में, उससे रिलेटेड ये कानून है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ने जो है इसको पब्लिक कमेंट के लिए पब्लिक में जारी किया है, अपनी वेबसाइट पर डाला है, सजेशंस मांगे हैं। इसमें जो ड्राफ्ट कोड है ये लिंक करेगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर और गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है इन सबको ये लिंक करेगा एक और पे। तो ये सारे इसमें इसके परव्यू में आ जाते हैं। उसके साथ में जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर है ये उनके आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन की भी बात करता है ये सोशल सिक्योरिटी कोड। तो अब होता ये है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर रहते हैं वो काफ़ी माइग्रेट करते हैं कि स्टेट टू अदर स्टेट, तो जो उनको बेनिफिट मिला रहता है पीएफ हो या कुछ और हो, इसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एक जो उनका एम्प्लॉयर है उसकी अकाउंटेबिलिटी इससे बढ़ेगी। उसके साथ में जो हमने डिस्कशन करा आज का एमसीयू का आरसीईपी, तो ये सबसे बड़ा एक कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप हमको देखने को मिलेंगी जिसमें महत्वपूर्ण 15 मेंबर है, जिसमें 10 आसियान कंट्री के मेंबर्स है, चाइना इसको लीड कर रहा है, उसके अलावा जापान इसका मेंबर है, जो आपका साउथ कोरिया है वो इसका मेंबर है। तो काफ़ी बड़े बड़े देश इसके मेंबर्स है। तो यहाँ पर जो रेसिपी है उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत अगर चाहे तो इसका मेंबर बन सकता है, लेकिन इनको अपने रिटर्न इंटेंशंस देने पड़ेंगे। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड का 30% जीडीपी है वो सारा इन कंट्रीज के पास में होगा। तो अंडर ये एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप के अंदर आपको करना ये है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे। तो अब ये जो 15 कंट्रीज है इनके बीच में एक अल्टीमेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। मतलब कोई भी देश किसी भी देश में जाके अपना उत्पाद बेच सकता है। तो यहाँ पर अगर भारत इसमें एंटर करता है तो भारत के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती, कुछ खराब चीज़ें भी हो सकती है। उसको देखते से ही भारत ने अभी एकदम से कोई रैपिडली कोई भी कदम उठाना सही नहीं समझा। देखते समय के साथ में भारत इस पार्टनरशिप में का हिस्सा बनता है या इसके बाहर ही रहकर अपना विकास करता है। तो चलिए जो आज का विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।